कहानी की शुरुआत में जैक अपनी फैमिली के साथ कैरिबियन समुद्र की सैर के लिए निकलता है, लेकिन सिर्फ कुछ डॉलर्स बचाने के चक्कर में वह एक ऐसी बोट ले लेता है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। जैक एक डॉक्टर है, वह सीधा साधा और एक जिम्मेदार इंसान है। उसका प्लान सिंपल था, वीकेंड पर अपनी पत्नी और बेटे के साथ कैरिबियन की खूबसूरती एंजॉय करना और आराम से वापस लौट आना। लेकिन जब वह स्पीड बोट किराए पर लेता है तो वह एक ऐसी गलती कर बैठता है जिसके बारे में उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने की खातिर वह एक ऐसी फिशिंग बोट किराए पर ले लेता है जिसमें पहले से ही काफी दिक्कतें थीं, और यही एक छोटा सा फैसला उन्हें मौत के बिल्कुल किनारे ला खड़ा करता है। कहानी की शुरुआत में जैक अपने बेटे के साथ बोट पर बैठा समुद्र की लहरों के बीच मस्ती कर रहा होता है। ठंडी हवा चेहरा छू रही होती है, चारों तरफ नीला पानी और खूबसूरत नजारे होते हैं और पूरा परिवार इस पल का खूब मजा ले रहा होता है। काफी आगे निकल जाने के बाद जैक की पत्नी को थोड़ी चिंता होने लगती है। वह जैक से कहती है कि अब हम किनारे से काफी दूर आ चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि अब वापस लौट चलें। लेकिन उनका बेटा अभी इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहता था और थोड़े मस्तमौला मिजाज के जैक ने भी पत्नी की बात नहीं मानी और बोट को आगे बढ़ाता रहा। कुछ देर बाद उन्हें समुद्र के बीच एक सुनसान छोटा सा द्वीप नजर आता है। बेटा देखते ही उस द्वीप पर जाने की जिद करने लगता है। पत्नी पहले तो साफ मना कर देती है, लेकिन बच्चे की मासूम जिद के आगे आखिरकार झुक जाती है। तीनों उस द्वीप की तरफ बढ़ जाते हैं और अब वो इंसानी आबादी से काफी दूर निकल आए थे। वह द्वीप सुनसान और वीरान होता है, लेकिन खूबसूरत भी। जैक और उसका बेटा एंडी इधर उधर घूमते हैं, छोटी छोटी चीजें देखते हैं और पत्नी बीच पर आराम से किताब पढ़ती रहती है। सब कुछ फिर से बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन जब वह वापस लौटने की तैयारी करते हैं तब असली मुसीबत सामने आती है। बोट का इंजन किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं होता। जैक बार बार कोशिश करता है, इंजन स्टार्ट नहीं होता। वह फ्यूल चेक करता है जो पूरा भरा होता है, फिर इंजन की तरफ झुकता है, लेकिन उसे मशीन ठीक करना नहीं आता। हाँ, एक चीज जरूर उसकी नजर में आती है, इस इंजन की बनावट उनके घर की घास काटने वाली मशीन से काफी मिलती जुलती है, यानी इंजन की क्वालिटी इतनी घटिया है। धीरे धीरे रात होने लगती है। कैरिबियन का तापमान अचानक गिर जाता है और अब उनके पास न खाना है न पानी, और मोबाइल फोन्स में नेटवर्क का नाम तक नहीं था। जैक की पत्नी तो सीधे जैक की इस लापरवाही को कोसने लगती है और अब जैक को समझ आता है कि सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के लालच ने उन्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। वह बाहर से खुद को शांत रखने की कोशिश करता है, पत्नी को संभालता है और अंदर ही अंदर इस उम्मीद में रहता है कि शायद कोई मछली पकड़ने वाली नाव उन्हें देख ले। लेकिन इस विशाल समुद्र में यह छोटा सा द्वीप धूल के झर्रे जैसा था। किसी गुजरती नाव का इन्हें देख लेना लगभग नामुमकिन था। अगली सुबह उम्मीदें अभी भी कायम थीं। तीनों बार बार समुद्र की तरफ देखते रहते हैं कि शायद कोई नाव यहाँ से गुजर जाए, और सच में थोड़ी देर में दूर एक नाव दिखाई भी देती है। तीनों पूरी ताकत से हाथ हिलाने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन वह नाव इतनी दूर होती है कि न उनकी आवाज वहां तक पहुंची न हाथ दिखाई दिए। कुछ ही देर में वह नाव उनकी नजरों से ओझल हो जाती है और उनकी उम्मीद एक बार फिर टूट जाती है। धीरे धीरे तीसरा दिन भी आ जाता है। लगातार तेज धूप और पानी की कमी की वजह से जैक का बेटा डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगता है। पहले चेहरा पीला पड़ता है, फिर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। देखते ही देखते उसके दिल की सांसें कमजोर पड़ने लगती हैं और बच्चा आधी बेहोशी की हालत में चला जाता है। एक डॉक्टर होने के नाते जैक अच्छी तरह जानता था कि बच्चों के लिए डिहाइड्रेशन कितना जानलेवा हो सकता है, और हर एक मिनट की देर उसके बेटे की जान को और खतरे में डाल रही थी। जैक समझ जाता है कि अब इंतजार करना मौत को बुलाने जैसा है। वह एक बेहद जोखिम भरा फैसला करता है। पेड़ों की पत्तियां तोड़कर बोट पर एक छांव बनाता है, पत्नी और बेटे को बोट में बैठा देता है और खुद बोट के किनारे लटक कर हाथों से पानी में तैरते हुए बोट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि किसी टूरिस्ट एरिया के पास पहुंच सके और शायद कोई मदद मिल जाए। प्लान अच्छा था, लेकिन शरीर की भी एक हद होती है। लंबे वक्त तक मेहनत करने के बाद जैक पूरी तरह टूट जाता है, थक कर बोट में गिर पड़ता है और पत्नी और बेटे के साथ बेहोश हो जाता है। छोटी सी बोट यूं ही समुद्र में भटकती रहती है। जब जैक की आंख खुलती है तो वह देखता है कि बोट एक और सुनसान द्वीप के पास पहुंच चुकी है। तैसे तैसे वह खड़ा होता है और तभी दूर से एक मछली पकड़ने वाली एक और नाव आती दिखाई देती है। जैक की आंखों में जान आ जाती है। वह पत्तियां उठाकर पूरी ताकत से लहराता है, चिल्लाता है, और इस बार किस्मत मेहरबान होती है। नाव में बैठे दो मछुआरे जैक और उसके परिवार को देख लेते हैं। वह उनकी तरफ आते हैं, पीने के लिए साफ पानी देते हैं, उसकी पत्नी और बेटे का हाल पूछते हैं। जैक को लगता है कि आखिरकार उनकी जान बच गई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि असली डरावना सपना अब शुरू होने वाला है। जैक जल्दी जल्दी अपनी पूरी कहानी बता देता है और गुजारिश करता है कि उन्हें तुरंत शहर के हॉस्पिटल ले चलें। शुरुआत में मछुआरा आसानी से मान जाता है और बच्चे को अपने साथी के हवाले करता है, लेकिन जैसे ही वह पत्नी को उठाने लगता है, अचानक एक अजीब सी मांग रख देता है। वह कहता है कि वह जैक के परिवार की जान बचा सकता है, लेकिन इसके बदले उसे कीमत चाहिए। जैक जब पूछता है कितनी, तो जवाब मिलता है $1 मिलियन। जैक के पास सिर्फ $40,000 थे। वह गिड़गिड़ाता है,
बताता है कि उसका बेटा सिर्फ 6 साल का है, लेकिन लालच इंसानियत से बड़ा हो जाता है। मछुआरा साफ लफ्जों में धमकी देता है, अगर उसे पूरे $1 मिलियन नहीं मिले तो वह जैक को, उसकी पत्नी को और उसके बेटे को यहीं मरने के लिए छोड़ देगा। जैक घबरा जाता है, बार बार समझाता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, वह बस एक छोटे से इलाके का डॉक्टर है। लेकिन मछुआरे पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता, वह 1 इंच भी नहीं हिलता। मजबूर होकर जैक कह देता है कि वह दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे जोड़ने की कोशिश करेगा। मछुआरा सहमत हो जाता है, लेकिन अगला पता यह चलता है कि मछुआरे ने पीछे से नाव चलाने वाला चप्पू उठाया और पूरी ताकत से जैक के सिर पर दे मारा। जैक की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जब जैक को होश आता है तो वह खुद को उसी मछुआरे की नाव पर बंधा हुआ पाता है। चारों तरफ देखता है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटा कहीं नजर नहीं आते। घबराकर वह पूछता है कि उसका परिवार कहाँ है। मछुआरा ठंडे लहजे में बताता है कि उसकी पत्नी और बेटा अभी भी उसी सुनसान द्वीप पर हैं और उस द्वीप की लोकेशन सिर्फ उसे और उसके साथी को पता है। वह साफ लफ्जों में कहता है कि अगर जैक ने $1 मिलियन नहीं दिए या पुलिस को खबर की तो वह जिंदगी भर अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाएगा। अब जैक के पास कोई रास्ता नहीं बचता, मजबूरन उसे चुपचाप नाव को शहर की तरफ बढ़ने देना पड़ता है। किनारे पहुंचते ही मछुआरा उसे एक टेलीफोन पर ले जाता है और दोस्तों से पैसे मांगने पर मजबूर करता है। परिवार की जान बचाने के लिए जैक कांपती आवाज में एक एक करके फोन करता रहता है। पहले मदद की गुजारिशें, फिर हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसे भीख मांगनी पड़ती है। वह किसी को सही रकम नहीं बताता, बस इतना कहता है कि जितना हो सके उतना जल्दी भेज दो। काफी कोशिशों के बाद भी जैक सिर्फ $1,90,000 ही जुटा पाता है, जो उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। मछुआरा बैंक में जाकर खाते की जांच करता है और यह रकम देखता है। जैक 1 मिलियन से बहुत कम पर किसी तरह सौदा करने की कोशिश करता है। मछुआरा कुछ देर सोचता है, बैंक के अंदर कोई हंगामा नहीं करना चाहता था और ऊपर से $1,90,000 भी कोई छोटी रकम नहीं थी। आखिरकार वह हामी भर लेता है। जैक तुरंत पूरी रकम एक ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। पैसे मिलते ही मछुआरा जैक को बताता है कि वह उस सुनसान द्वीप पर जाएंगे और लीसा और उसके बेटे को वापस ले आएंगे। प्लान ये होता है कि जैक एक अलग नाव अकेला चलाए और मछुआरे की नाव के पीछे पीछे उस द्वीप तक पहुंचे। जैक के मन में शक होता है, लेकिन परिवार की उम्मीद में वह नाव पर चढ़ जाता है। जैसे ही वह कैबिन के अंदर घुसता है, पीछे से दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। मछुआरा बाहर से कह देता है कि घबराओ मत, ये सिर्फ सबकी सुरक्षा के लिए है। जैसे ही हम द्वीप पर पहुंचेंगे मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। जैक को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन चुप रहने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। दोनों नावें फिर से समुद्र की तरफ चल पड़ती हैं। धीरे धीरे वह खुले समुद्र में पहुंच जाते हैं। तभी अचानक मछुआरा अपनी नाव की रफ्तार धीमी कर लेता है और हाथ से जैक को पास आने का इशारा करता है। जैक कुछ समझ नहीं पाता, फिर भी इंजन बंद कर देता है। कुछ ही देर में मछुआरा अपनी नाव जैक की नाव के बिल्कुल पास ले आता है और अगले पल जैक के सारे अंदाजे गलत साबित कर देता है। मछुआरा एक नुकीला भाला उठाता है और जैक की नाव पर छलांग लगा देता है। जैक ये देखकर पूरी तरह घबरा जाता है। वह चिल्लाता है कि रुको, ऐसा मत करो, मैं वादा करता हूँ मैं कभी पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन मछुआरे पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि मछुआरे का अपना साथी भी यह सब देखकर परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि पैसे मिल चुके हैं, इसलिए जैक को मारना बिल्कुल गलत होगा। वह आगे बढ़कर मछुआरे को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन मछुआरा गुस्से में उसे डांट कर पीछे हटा देता है और ठंडी आवाज में कहता है, सिर्फ मरे हुए लोग ही कोई राज बाहर नहीं बताते। मछुआरा अपने हाथ में पकड़े भाले से जैक की नाव के निचले हिस्से में जोर से वार कर देता है। नाव में बड़ा छेद हो जाता है और समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगता है। अपना काम पूरा करके वह वापस अपनी नाव पर कूद जाता है और वहां से निकल जाता है, यह मानकर कि जैक डूब कर मर गया। लेकिन जैक अभी भी जिंदा था। मौत बिल्कुल सामने देखकर उसे अंदर से जीने की जबरदस्त चाह जाग उठती है। कैबिन के अंदर अंधेरे में वह तेजी से इधर उधर नजर दौड़ाता है। तभी उसकी नजर इंजन के गियर हैंडल पर पड़ती है। वह उसे पूरी ताकत से काम की तरफ मारता है, बार बार लगातार पूरी जान लगाकर। कुछ कोशिशों के बाद आखिरकार दरवाजे के फ्रेम के आसपास की लकड़ी टूट जाती है और वह खुद को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। उसके फेफड़ों में सांस लगभग खत्म हो चुकी थी। वह पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ तैरता है और कुछ सेकंड्स बाद आखिरकार समुद्र की सतह पर पहुंच जाता है। लेकिन अब उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। किनारे की तरफ तैरने की भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह खुद को बस पानी के सहारे तैरता रहने देता है। किस्मत से कुछ देर बाद वहां से कुछ टूरिस्ट्स अपनी नाव में गुजर रहे होते हैं। उनकी नजर जैक पर पड़ जाती है और वह तुरंत उसे पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेते हैं। किनारे पहुंचते ही जैक पुलिस को सारी कहानी बता देता है, अपहरण, फिरौती और जान से मारने की कोशिश तक सब कुछ। वह गिड़गिड़ाकर पुलिस से अपनी पत्नी और बेटे को
ढूंढने की गुजारिश करता है, लेकिन पुलिस का जवाब सुनकर जैक लगभग टूट जाता है। पुलिस चीफ बताता है कि इस समुद्री इलाके में 100 से भी ज्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं। उनकी तलाश लेने में कई हफ्ते लग सकते हैं। उस द्वीप के बारे में जो जैक बता रहा है उसकी जानकारी बहुत कम है और यह पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि उसका परिवार आखिर किस द्वीप पर फंसा हुआ है। लेकिन पुलिस चीफ ने इससे भी आगे एक ऐसी बात कही जो जैक के पैर तले जमीन खींच गई। पुलिस चीफ ने जैक को अलग ले जाकर कुछ ऐसी बातें पूछना शुरू की जो काफी अपमानजनक थीं, और तभी जैक समझ गया कि पुलिस चीफ को उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं है। वह मन ही मन यह शक कर रहा था कि कहीं जैक ने ही अपनी पत्नी और बेटे की हत्या करके या उन्हें खत्म करके पूरी झूठी कहानी तो नहीं बना दी। यह एहसास होते ही जैक के अंदर गुस्सा भर आता है, लेकिन वह किसी तरह खुद को शांत रखता है। पुलिस चीफ के कहने पर जैक वापस अपने होटल लौट आता है, लेकिन ऐसी हालत में नींद कैसे आती? उसकी पत्नी और बेटा न जाने किस हालत में उस सुनसान द्वीप पर पड़े थे। वह बार बार यही सोचता रहता है कि अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही तो उसे खुद ही कुछ करना होगा। काफी देर सोचने के बाद वह एक नतीजे पर पहुंचता है। सबसे पहले उस मछुआरे को ढूंढना होगा। अगर वह मिल गया तो उस द्वीप की सही लोकेशन जरूर निकाली जा सकती है। जैक फिर से पुलिस चीफ के पास जाता है और कहता है कि उन दोनों मछुआरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस चीफ उसकी बात साफ मना कर देता है। बिना ठोस सबूत के वह इतनी बड़ी पुलिस फोर्स सिर्फ किसी शक के आधार पर नहीं लगा सकता, और अगर मछुआरे मिल भी गए तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वह जैक की पत्नी और बेटे का ठिकाना बताएंगे। जैक समझ जाता है कि पुलिस के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वह खुद ही उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। सबसे पहले उसके दिमाग में मछली बाजार का ख्याल आता है। उसे लगता है कि वहाँ के लोग शायद उन मछुआरों को पहचानते हों, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचता है तब तक काफी रात हो चुकी होती है और पूरा बाजार बंद हो चुका होता है। वहाँ सफाई कर रहा एक कर्मचारी उसे बताता है कि बंदरगाह पर एक काले रंग की वैन चलाने वाला ड्राइवर है जो इलाके के ज्यादातर मछुआरों को पहचानता है, शायद वह मदद कर सके। जैक फौरन टैक्सी लेकर बंदरगाह पहुंचता है और उस ड्राइवर को ढूंढ निकालता है, लेकिन वह आदमी भी उन मछुआरों को नहीं पहचानता। हालांकि वह जैक को एक और सुराग जरूर देता है। कहता है कि शहर में एक बार है जहां रात के वक्त बहुत से मछुआरे शराब पीने आते हैं, शायद वहां जाकर कुछ पता चल जाए। जैक बिना देर किए फिर टैक्सी पकड़कर उस बार पहुंच जाता है। वहां दरवाजे पर खड़े लोगों से वह उस मछुआरे के बारे में पूछता है। उनमें से एक आदमी अंदर बैठे नीली शर्ट पहने शख्स की तरफ इशारा करके कहता है वही है, लेकिन इससे पहले कि जैक उससे ठीक तरह बात कर पाता, बात बिगड़ जाती है और उसे वहां से कोई खास जानकारी नहीं मिलती। मजबूर होकर वह पुलिस चीफ को फोन करता है और पूछता है कि खोजबीन में कोई नई जानकारी मिली है, लेकिन पुलिस चीफ उसकी बात का जवाब देने की जगह यह पूछने लगता है कि वह इतने वक्त से होटल से बाहर क्या कर रहा है और फौरन उसे होटल लौटने का आदेश देता है। असल में पुलिस चीफ अभी भी जैक पर शक कर रहा था। उसे डर था कि कहीं जैक शहर छोड़कर भाग न जाए। जैक के पास बेकार की बहस करने का बिल्कुल वक्त नहीं था। वह बिना कुछ बोले फोन काट देता है और वापस टैक्सी में बैठ जाता है। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है कि अब कहाँ चलना है। जैक के पास कोई जवाब नहीं होता। वह सिर्फ उसे कुछ पैसे देता है और थोड़ा और इंतजार करने को कहता है। इसी दौरान अचानक उसकी नजर ड्राइवर के हाथ पर पड़े एक पुराने टांके के निशान पर जाती है। यह निशान देखते ही उसे अचानक याद आता है कि उस मछुआरे के हाथ पर भी बिल्कुल ऐसा ही सिला हुआ निशान था। तभी उसके दिमाग में एक नया ख्याल आता है। जैक सीधा शहर के इकलौते इमरजेंसी सर्जरी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसके अपने पैर में भी चोट लगी हुई थी, इसलिए इलाज के बहाने वह अंदर पहुंच जाता है। जब डॉक्टर उसके पैर पर टांके लगा रहा होता है तभी जैक धीरे धीरे उससे उस मछुआरे के बारे में पूछना शुरू करता है। शुरुआत में डॉक्टर साफ मना कर देता है, कहता है कि वह किसी भी मरीज की निजी जानकारी नहीं दे सकता। तब जैक उसे अपनी पूरी कहानी बता देता है। कहता है कि उसकी पत्नी और बेटा जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हैं और अगर उसे जल्दी जानकारी नहीं मिली तो शायद वह दोनों बच नहीं पाएंगे। जैक की बात सुनकर डॉक्टर का दिल पिघल जाता है। वह बिना कुछ कहे कमरे का पर्दा खींच देती है और बाथरूम जाने का बहाना बनाकर और जैक को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देती है। जैक फौरन डॉक्टर का कंप्यूटर खोलता है और मरीजों की फाइल्स खंगालने लगता है। कुछ ही मिनटों में उसे एक मरीज की फाइल मिलती है जिसमें हाथ पर टांके लगने का रिकॉर्ड दर्ज था। उस मरीज का नाम मिगेल लिखा होता है। जैक तुरंत समझ जाता है कि यही उस मछुआरे का असली नाम है। वह जल्दी से उसकी फाइल में लिखा घर का पता अपने मोबाइल में फोटो खींचकर सेव कर लेता है। जाते वक्त वह चुपके से एक छोटा सा सर्जिकल चाकू भी अपने साथ रख लेता है। यही उसका इकलौता हथियार था और यही उसके परिवार को बचाने की आखिरी उम्मीद भी। मिगेल का घर शहर के एक बेहद गरीब और अव्यवस्थित इलाके में होता है। चारों तरफ टूटी फूटी झोपड़ियां और गंदगी फैली होती है। जैसे ही जैक वहां पहुंचता है वह देखता है कि एक औरत एक बीमार बच्चे की देखभाल कर रही है। वह औरत बार बार कहती है कि वह उस मछुआरे को नहीं जानते, लेकिन दीवार पर लगी तस्वीरें उसकी बात झूठी साबित कर देती हैं। इन तस्वीरों में वही मछुआरा दिखाई दे रहा होता है और उसकी मछली पकड़ने वाली नाव भी साफ नजर आ रही थी।
और उस पर नाव का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ था। जैक तुरंत अपना मोबाइल निकालकर उस तस्वीर की तस्वीर खींच लेता है। उसी वक्त घर का दरवाजा खुलता है और मिगेल अंदर आ जाता है। दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को घूरते रहते हैं, फिर बिना कुछ बोले जैक सीधा उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। मिगेल का जिस्म दुबला पतला था, इसलिए वह जैक का ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाता। कुछ ही देर में जैक उसे नीचे गिराकर पूरी तरह काबू में कर लेता है और सालों से दबा गुस्सा उस पर निकाल देता है। तभी अचानक मिगेल की पत्नी हाथ में एक फिश गन लेकर वहां आ जाती है और जैक पर तान देती है। एक पल में पूरा खेल पलट जाता है। जैक मजबूरन हाथ ऊपर कर देता है, लेकिन तभी पास से एक छोटी बच्ची बाहर निकल कर आती है। मौका देखते ही जैक उसे पकड़ लेता है और उसे अपने सामने ढाल बनाकर खड़ा हो जाता है। अब मजबूर होकर मिगेल और उसकी पत्नी अपने हथियार नीचे कर देते हैं। इसी दौरान अचानक फिश गन चल जाती है और उसका भाला बाहर निकल जाता है। अगले ही पल मिगेल पूरी ताकत से जैक पर झपट पड़ता है और दोनों फिर जमीन पर गिर जाते हैं। मिगेल दोनों हाथों से जैक का गला दबाने लगता है। जैक एक डॉक्टर था जिसकी पूरी जिंदगी लोगों की जान बचाने में बीत गई थी, लेकिन हालात उसे इस मुकाम तक ले आए थे जहां उसे अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान लेनी पड़ सकती थी। इस मानसिक दबाव को वह और नहीं झेल पाता और आखिरकार बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। कुछ वक्त बाद जैक की आंख हॉस्पिटल के बेड पर खुलती है। होश में आते ही वह देखता है कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। तभी पुलिस चीफ कमरे के अंदर आता है और जैक पर हत्या का आरोप लगा देता है। जैक बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो कुछ किया वह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया था, लेकिन पुलिस चीफ उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इससे भी बढ़कर अब पुलिस चीफ को पूरा यकीन हो चुका था कि जैक की पत्नी और बेटे के द्वीप पर फंसे होने वाली कहानी पूरी तरह झूठ है। इसी वजह से उसने उनकी तलाश के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद करने का आदेश दे दिया था और अब जैक को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना था। ये सुनकर जैक के पैर तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाता है कि अगर वह अब भी पुलिस के भरोसे बैठा रहा तो उसकी पत्नी और बेटा कभी नहीं बच पाएंगे। इसलिए वह एक बहुत बड़ा जोखिम उठाने का फैसला करता है। अचानक मौका देखकर वह पास खड़े एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है। उसके हाथ से पिस्टल छीन लेता है और उसी पिस्टल से बाकी पुलिस वालों को धमकाकर अपनी हथकड़ी खुलवा लेता है। उसके बाद जैक हॉस्पिटल से भाग निकलता है। अब वह सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा एक इंसान नहीं था, बल्कि पुलिस की नजर में एक फरार अपराधी बन चुका था। अगली सुबह जैक का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह मिगेल के उस साथी को ढूंढना जो उस दिन नाव पर मौजूद था। जैक को पूरा यकीन था कि वही आदमी उस सुनसान द्वीप की सही लोकेशन जानता है जहां लीसा और बेटा अभी भी फंसे हुए हैं। वह सीधा पोर्ट अथॉरिटी पहुंचता है। वहां मिगेल की मछली पकड़ने वाली नाव का रजिस्ट्रेशन नंबर देकर जानकारी निकालने की कोशिश करता है। उसका इरादा यह पता लगाने का था कि वह नाव किस घाट पर खड़ी रहती थी, लेकिन जानकारी मिलने के बाद उसकी उम्मीद फिर टूट जाती है। पता चलता है कि जिस घाट पर वह नाव खड़ी रहती थी उसकी पार्किंग की अवधि ठीक एक दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी। यानी अब वह नाव वहां नहीं थी और किसी को नहीं पता था कि उसे कहां ले जाया गया है। पोर्ट अथॉरिटी से बाहर निकलता है तो जैक देखता है कि पूरे शहर में पुलिस उसकी तलाश कर रही है। काफी जगह पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और उसकी तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ की जा रही थी। अपनी पहचान छिपाने के लिए जैक जल्दी से सामने खड़ी एक बस में चढ़ जाता है। अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि एक तरफ परिवार तक पहुंचने का इकलौता सुराग भी खत्म हो चुका था और दूसरी तरफ पूरी पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। लेकिन तभी किस्मत एक बार फिर उसका साथ देती है। बस के पीछे बैठे एक आदमी पर उसकी नजर पड़ती है। वह कोई और नहीं बल्कि मिगेल का वही साथी था जो उस दिन नाव पर मौजूद था। उधर उस आदमी की नजर भी जैक पर पड़ जाती है। जैक को देखते ही वह घबरा जाता है और बस रुकते ही फौरन नीचे उतरकर भागने लगता है। जैक भी बिना देर किए उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन उसके पैर में लगी चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह उस आदमी की बराबरी नहीं कर पा रहा था। दौड़ता दौड़ता वह लगातार उसे पुकारता रहता है कि रुक जाओ, मुझे सिर्फ अपने परिवार तक पहुंचना है। कुछ दूर भागने के बाद वह आदमी आखिरकार रुक जाता है। शायद उसके मन में पहले से ही अपराध बोध था। आखिर जब मिगेल जैक को समुद्र में डुबाकर मारना चाहता था तब उसी आदमी ने उसे रोकने की कोशिश भी की थी। जैक की आंखों में दर्द, सच्चाई और बेबसी देखकर उसे अपनी की पर शर्म आने लगती है। वह रुककर जैक को बताने ही वाला होता है कि तभी सड़क पार करते वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक उसे टक्कर मार देता है। भारी घायल हालत में पड़े उस आदमी के पास जैक भागकर पहुंचता है। वह जेब से नक्शा निकालता है और घबराई हुई आवाज में द्वीप की लोकेशन पूछता है। दर्द से तड़पते हुए वह आदमी कांपते हाथों से नक्शे पर सही जगह दिखा देता है और बेहोश हो जाता है। जैक को बस यही चाहिए था। आखिरकार उसे उस द्वीप का सही पता मिल चुका था। जैक फौरन ड्राइवर से उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहता है और खुद दौड़ता हुआ समुद्र किनारे पहुंचता है। वहां वह कुछ लड़कों से जबरदस्ती एक स्पीड बोट ले लेता है और पूरी रफ्तार से उस द्वीप की तरफ निकल पड़ता है। हालांकि इस हरकत से समुद्री पुलिस का ध्यान उस पर चला जाता है और वह पीछे से उसकी नाव का पीछा करने लगती है। लाउडस्पीकर पर बार बार ऐलान किया जाता है कि वह फौरन अपनी नाव रोक दे। जैक उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता। लगातार 3 चेतावनियों के बाद
समुद्री पुलिस सीधा उसकी नाव पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। गोलियां चलते ही जैक तुरंत झुककर डेक पर लेट जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। एक पल के लिए उसके मन में आता है कि वह भी पुलिस पर गोली चला दे। अगले ही पल वह रुक जाता है। वह अपराधी नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह अपनी पिस्टल उठाकर सीधे समुद्र में फेंक देता है। उसी वक्त उसकी नजर स्पीड कंट्रोल पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि नाव अब भी अपनी पूरी रफ्तार से नहीं चल रही। वह फौरन कंट्रोल लेवर को पूरी तरह आगे धक्का देता है और नाव तेजी से आगे बढ़ने लगती है। कुछ ही देर में समुद्री पुलिस काफी पीछे छूट जाती है। कई घंटे सफर करने के बाद जैक आखिरकार उस सुनसान द्वीप पर पहुंच जाता है। इस बार न कोई नई मुसीबत आती है और न ही कोई उसे रोकने वाला होता है। वह बोट से कूदकर पत्नी और बेटे के नाम चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। निराशा के उस पल में उसे रेत पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वह उन निशानों का पीछा करता हुआ एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचता है। वहां उसकी पत्नी बेहोश पड़ी होती है। सांसें बहुत धीमी होती हैं। उसके बेटे की हालत और भी घबराहट वाली थी। वह जमीन पर नीला पड़ चुका होता है। उसकी सांसें बंद हो चुकी होती हैं। लेकिन जैक हार नहीं मानता। रोते हुए वह अपने बेटे को CPR देना शुरू कर देता है। पसीने और आंसुओं में भीगते हुए उसके हाथ थक जाते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। हर सेकंड उसके बेटे के लिए एक दुआ बन जाता है। तभी अचानक बच्चा खांसता है और उसकी सांसें लौट आती हैं। जैक फूट फूट कर रो पड़ता है। वह पहले बेटे को नाव में ले जाता है, फिर पत्नी को लेने वापस आता है। लेकिन लगातार थकान, चोट और भावनाओं का बोझ उसके शरीर को जवाब दे देता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह रेत पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसी वक्त आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजती है। एक रेस्क्यू टीम उन्हें देख लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।